मयूरी हॉस्पिटल में थी और उसे लेबर पेन शुरू हो चुका था। अब देखना था कि उसको लड़का होगा या लड़की। चलिए, आज के एपिसोड में हम ये देखेंगे। दोस्तों, आप सुन रहे हैं कहानी जिद्दी बिलेनियर। आपको कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। आज हम सुनेंगे एपिसोड नंबर 29, जिद्दी बिलेनियर। चलिए शुरू करते हैं कहानी। तभी डॉक्टर ने जांच की और हंसकर कहा, घबराइए मत सर, वो बहुत थक गई है और सो गई है, उन्हें आराम करने दीजिए। डॉक्टर की बात सुनकर सिद्धार्थ ने राहत की सांस ली। वहीं बाहर परिवार के मेंबर हेमराज, सारिका, धर्मपाल और चंचल कांच की दीवार के उस पार अपने पोते को निहार रही थी। तभी सारिका ने गर्व से कहा, देखो उसकी नाक बिल्कुल सिद्धार्थ की जैसी है। चंचल ने भी आगे उसको जोड़कर कहा, और आंखें मयूरी जैसी है। खुशियों की लहर दौड़ गई। सिद्धार्थ ने जब सोती हुई पत्नी और नन्हे बेटे को देखा तो उसका परिवार पूरा हो गया था। यह अंत नहीं था, बल्कि एक खूबसूरत शुरुआत हो चुकी थी। इसके कुछ देर बाद सिद्धार्थ दीवार से टिका हुआ था। उसका एक हाथ जेब में था और उसकी गहरी निगाहें पालने के भीतर झांक रही थी, जहां सरसों पीले रंग के कंबल में लिपटा एक नन्हा सिद्धार्थ गुलेरिया सो रहा था। बच्चे के बाल अपनी माँ की तरह गाने और घने थे, लेकिन झुर्रीदार और लाल त्वचा के कारण यह बता पाना मुश्किल था कि वो किस पर गया है। मयूरी को लड़का हो गया था। तभी गलियारे में एक डॉक्टर गुजरा। सिद्धार्थ ने अपनी बेचैनी छिपा नहीं पाया और डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर मेरी वाइफ अभी तक क्यों नहीं जाग रही? उसे सोए हुए 2 घंटे बीत चुके हैं। डॉक्टर ने एक बेबस मुस्कान दी। यंग मास्टर सिद्धार्थ पिछले 2 घंटों से यही सवाल कई बार पूछ चुके थे, इसलिए डॉक्टर ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, मिस्टर गुलेरिया वो बस गहरी नींद में है। अगर आपको इतनी ही चिंता है तो आप उन्हें जगा सकते हैं। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने बिस्तर की तरफ देखा। मयूरी, जो अब दुबली और कमजोर लग रही थी, गहरी नींद में थी। उसका पीला पड़ा चेहरा कोमल था और उसकी आंखों के नीचे थकान साफ झलक रही थी। उसको ऐसे देखकर सिद्धार्थ ने हल्के से सिर हिलाया। वो उसे जगाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी से सारिका ने हंसकर कहा, सिद्धार्थ, मयूरी ने बच्चे को जन्म देने में बहुत ताकत लगाई। उसे आराम करने दो, घबराओ मत, कोई उसे तुमसे नहीं छीन सकता। हेमराज ने भी अपने बेटे को छेड़कर कहा, अरे इधर आओ और अपने बेटे को देखो, मयूर को घूरते मत रहो। ठीक उसी पल बिस्तर पर हलचल हुई। मयूरी ने धीरे से अपनी पलकें खोल ली थी। सिद्धार्थ का शरीर तनाव से मुक्त हो गया था और उसकी आंखों में चमक आ गई थी। वो आगे बढ़ा, लेकिन परिवार वाले उससे तेज निकले। दादा, दादी और नानी ने तुरंत मयूरी को घेर लिया। चंचल ने मयूरी को सहारा देकर बैठाकर कहा, मयूरी, तुम्हें कैसा लग रहा है? दर्द तो नहीं हो रहा? तभी मयूरी ने कमजोर आवाज में कहा, नहीं माँ, दर्द नहीं है। लेकिन उसकी नजरें भीड़ के पार किसी को ढूंढ रही थी। जब उसने सिद्धार्थ को देखा तो उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उसने पूछा, माँ, नन्हा सिद्धार्थ कहाँ है? नर्से ने पालने आगे बढ़ा दिया और मयूरी ने झुककर नन्हे सिद्धार्थ का छोटा सा हाथ थामा और उसे चूम कर कहा, हाय नन्हे सिद्धार्थ, आखिरकार तुम आ ही गए। माँ तुम्हें बहुत प्यार करती है। सिद्धार्थ दूर खड़ा ये देख रहा था। उसका खून खोल रहा था, जज्बाती का तूफान था। लेकिन वो सुन था, उसके लिए उसकी सारी दुनिया, उसकी पत्नी और बेटा उस बिस्तर पर सिमट आए थे। तभी नर्स ने प्रोफेशनल लहजे में जवाब देकर कहा, मैडम, पहले कुछ खा लीजिए, फिर हम बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश करेंगे। चंचल ने एक खाना निवाला मयूरी के मुंह के पास लिया, लेकिन मयूरी ने नहीं खाया। उसकी नजरें एक टक उस दुबले पतले आदमी पर टिकी थी जो दूर खड़ा था। सिद्धार्थ ने अपना कोट उतार दिया था और धारीदार शर्ट में वो बड़ा आकर्षक लग रहा था। जब मयूरी और सिद्धार्थ की आंखें मिली तो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह गया। मयूरी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। चंचल ये देखकर हंस पड़ी और उसने हंसकर कहा, बेटियां तो सचमुच पराई हो जाती हैं, इसलिए मेरी तरफ देखा तक नहीं, बस अपने हस्बैंड को देख रही है। सारिका ने भी सुर में सुर मिलाकर कहा, और मेरे बेटे ने अपने ही बेटे को नहीं देखा, उसका पूरा ध्यान अपनी वाइफ पर है। तभी मयूरी ने झेप कर कहा, माँ, मुझ पर हंसी मत। कमरे में माहौल हल्का हो गया। चंचल ने थर्मस सिद्धार्थ को थाम कर कहा, तो सिद्धार्थ, तुम ये ले लो और तुम ही इसे खिलाओ, मैं घर जाकर सूप बनाती हूँ। सिद्धार्थ बिस्तर के किनारे बैठ गया। मयूरी के बिखरे बाल और गुलाबी चेहरा उसका और भी प्यारा बना रहे थे। उसने उसके बड़े प्यार से एक निवाला खिलाया और पूछा, क्या स्वाद अच्छा है?
मयूरी ने नम आंखों से उसकी तरफ देखा और ईमानदारी से सिर हिलाकर कहा, नहीं, अच्छा नहीं है। सिद्धार्थ ने कोमलता से उसके सिर को थपथपा कर कहा, अच्छे बच्चे बनो और कुछ दिन सब्र करो। जब तुम ठीक हो जाओगी, मैं तुम्हारे लिए हॉगन डेज आइसक्रीम लाऊंगा। उसकी बात सुनकर मयूरी की आंखें चमक उठी। उसने खुश होकर कहा, ठीक है। तभी चंचल ने अचानक पूछा, वैसे मयूरी, डिलीवरी तो 8 दिन बाद होनी थी। अचानक समय से पहले लेबर पेन क्यों शुरू हो गया? कमरे में सन्नाटा छा गया। मयूरी ने सिद्धार्थ को देखा और सिद्धार्थ की आंखों में हल्की शर्मिंदगी और हड़बड़ाहट दिखाई दी। सारिका ने स्थिति को भांप लिया और वो जानती थी कि इन कपल के बीच क्या हुआ होगा। उसने बात को संभाल कर कहा, अरे, तारीखें अक्सर आगे पीछे होती रहती हैं, चिंता की कोई बात नहीं। इसके कुछ देर बाद दादा दादी के जाने के बाद नर्स ने बच्चे को फीड देने का सुझाव दिया। तभी मयूरी ने सिद्धार्थ को बाहर जाने का इशारा किया और शर्मा कर कहा, तुम्हें जाना चाहिए।" सिद्धार्थ न चाहते हुए बाहर चला गया। दरवाजे के पास दीवार से टिक गया। उसका शरीर बाहर था, लेकिन ध्यान अंदर से आ रही आवाजों पर था। अंदर मयूरी दर्द से करहा रही थी। उसने करहा कर कहा, माँ, बहुत दर्द हो रहा है। वो रोने लगी। सिद्धार्थ से रहा नहीं गया और तेजी से अंदर आया। मयूरी का कांपता शरीर और आंसू देखकर उसका दिल पसीज गया था। उसने तुरंत फैसला किया, माँ, रहने दीजिए। अगर दर्द हो रहा है तो हम उसे फॉर्मूला दूध पिला देंगे। उसे और तड़पाने की जरूरत नहीं। सिद्धार्थ ने रोकने से नर्स से बच्चे को लेकर बाहर चली गई और सिद्धार्थ ने झुककर मयूरी के माथे को चूमा और आंसू पोंछकर कहा, हनी, चिंता मत करो। आजकल बहुत से बच्चे डिब्बे वाला दूध ही पीते हैं। आगे से मयूरी ने सिसक कर कहा, लेकिन मुझे कोशिश करनी थी। तभी सिद्धार्थ ने उसे दिलासा देकर कहा, तुम बहुत बहादुर हो, अब सो जाओ। मयूरी, जो बहुत थक चुकी थी, वो जल्द ही सो चुकी थी। लेकिन बाहर नन्हा मास्टर गुलेरिया शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। वो भूख से बिलख रहा था। बोतल को मुंह लगाते ही थूक देता। सारिका और नर्स दोनों बहुत परेशान हो चुकी थी। तभी सिद्धार्थ बाहर आया। उसने सारिका के पास आकर कहा, माँ, मयूरी सो रही है, उसे मत जगाओ। बच्चा मुझे दीजिए। उसकी बात सुनकर सारिका ने हैरान होकर पूछा, ओह, क्या तुम संभाल लोगे? आगे से सिद्धार्थ ने कॉन्फिडेंस से सिर हिलाकर कहा, हाँ माँ। और रोते हुए बच्चे को अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया। वो उसे गलियारे में ले गया और उसने धीरे से फुसफुसा कर कहा, "श्श्श, नन्हे गुलेरिया, इतना शोर मत मचाओ, मम्मी सो रही है।" इसके बाद उसने बच्चे को छोटे से चेहरे को निहार कर आगे कहा, नन्हे गुलेरिया, मम्मी ने तुम्हें लाने के लिए बहुत कष्ट सहा है। वो अभी बहुत छोटी है, सिर्फ 21 साल की। तुम्हें उन पर दया करनी होगी। ये बोतल का दूध भी टेस्टी है, इसे पी लो। मम्मी के जागने के बाद वो तुम्हें और खिलाएंगे, ठीक है? उसने बच्चे के गाल को अपनी उंगली से सहलाकर आगे कहा, फ्यूचर में तुम्हें पापा के साथ मिलकर मम्मी की रक्षा करनी है। अभी थोड़ा सहयोग करो मेरे बेटे। पास से गुजर रही नर्स इस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। देश का सबसे अमीर आदमी एक नन्हे बच्चे को गोद में लिए उसे समझा रहा था। यह दृश्य बहुत आकर्षक था। नर्सों ने कानाफूसी करके कहा, अरे सुना है कल समय से पहले डिलीवरी हुई, इसलिए पति पत्नी ने, तुम समझ रही हो ना? वो शर्मा कर हंस पड़ी और वहां से चली गई। वहीं सिद्धार्थ के समझाने का असर हुआ, शायद भूख का। उन्होंने गुलेरिया का रोना कम हो गया। वो अपनी जेब निकालकर कंबल चाटने लगा और ये देखकर सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए वापस अंदर आया और उसने नर्स से दूध की बोतल मांगी। कुर्सी पर बैठकर उसने बच्चे को अपने बाएं कंधे का सहारा दिया। बोतल उसके मुंह पर लगा दी। नन्हे गुलेरिया ने इस बार दूध पीना शुरू कर दिया। ये देखकर सिद्धार्थ ने गर्व से कहा, बिल्कुल सही, ठीक वैसे ही जैसे मयूरी कहती थी। तभी सारिका ने मुस्कुराकर कहा, बेटे तो पापा को ही फॉलो करते हैं। नन्ना गुलेरिया दूध पीते हुए कनखियों से अपने पिता को देख रहा था, मानो सोच रहा हो, बकवास, मैं 1 घंटे से रो रहा था, तब कहाँ थे? तुम क्या जानो भूख क्या होती है, क्रूर पापा। पेट भरने के बाद बच्चा सो गया। सारिका ने सिद्धार्थ को घर जाने के लिए कहा, लेकिन आगे से उसने मना करके कहा, मैं आज रात यहीं रुकूंगा। उसने नन्हे गुलेरिया को मयूर के बगल में लिटाया और खुद बिस्तर के किनारे पर लेट गया। एक हाथ से उसने बच्चे को छुआ और दूसरे हाथ से अपनी वाइफ को सहारा दिया। वहीं सारिका ने इस छोटे से परिवार को एक ही बिस्तर पर सुकून से सोते देखा और बत्ती बुझा दी। अगली सुबह मयूरी को अपनी बाहों में कुछ हलचल महसूस हुई।
उसने आंखें खोली तो देखा नन्हा गुलेरिया जाग चुका था। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें, जो बिल्कुल अंगूर जैसी थी, इधर उधर घूम रही थी। उसके नन्हे हाथ हवा में कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। यह देखकर मयूरी मुस्कुरा उठी। उसने उसका नन्हा हाथ अपने होठों से लगाया और उसे चूम कर कहा, हाय नन्ही गुलेरिया, क्या आप जाग गए? बच्चे ने अपनी माँ की आवाज सुनी और अपनी बड़ी आंखों से उसे देखकर अपनी पहली आवाज निकाली। मयूरी की आंखों में कोमलता थी। तभी उसने अपनी कमर में एक कसाव महसूस किया। उसके पीछे लेटा हुआ आदमी भी जाग गया था। उसकी बड़ी हथेली मयूरी के अब सपाट हो चुके पेट पर रखी हुई थी, मानो वो नींद में भी उसकी और उन कठिनाइयों की रक्षा कर रहा हो जिससे वो गुजरी थी। बिस्तर हॉस्पिटल का छोटा तो था, लेकिन तीनों का परिवार उसमें एक दूसरे में सटा हुआ था। सिद्धार्थ की बाहों का ऐसा गर्मजोशी से भरा घेरा, उसकी मर्दाना खुशबू मयूरी को सुकून दे रही थी। उसने मयूरी के चेहरे को चूमा और भारी नींद भरी आवाज में कहा, तुम जाग गई हो? मयूरी ने हल्के से सिर हिलाकर कहा। मयूरी का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। तभी सिद्धार्थ ने कोहनी के सहारे खुद को थोड़ा उठाया। सुबह की धूप मयूरी के चेहरे पर पड़ रही थी, जिसमें उसका मातृत्व से निखरा हुआ रूप और भी सौम्य लग रहा था। मयूरी ने नन्हे गुलेरिया का हाथ थाम रखा था। सिद्धार्थ ने उन दोनों को हाथों को अपनी हथेली में समेट लिया और उसके कान के पास फुसफुसा कर कहा, हनी, तुमने मेरे लिए जिस नन्हे मास्टर गुलेरिया को जन्म दिया, वो सचमुच बहुत सुंदर है। मुझे वो बहुत प्यारा लगता है। उसकी बात सुनकर मयूरी का दिल पिघल गया। तभी नन्हे गुलेरिया ने अपनी माँ की खुशबू को पहचाना और अपना सिर मयूरी की छाती पर रगड़ने लगा, जिससे मयूरी को गुदगुदी हुई और वो हंस पड़ी। लेकिन सिद्धार्थ ने तुरंत भौहें चढ़ा ली। उसने उंगली से अपने बेटे के ठुड्डी को छेड़ा और उसने उसे थोड़ा दूर धकेल कर गंभीर स्वर में कहा, नन्हे मास्टर गुलेरिया, थोड़ा तमीज से पेश आओ, कहाँ धक्का दे रहे हो? वो पापा की जगह है। उसकी बात सुनकर मयूरी ने उसे घूर कर देखा और कहा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वह पिता बन चुका था, फिर भी बच्चों जैसी जलन। आगे से सिद्धार्थ ने मासूमियत से पूछा, क्या ऐसा नहीं हो सकता? मयूरी निरुत्तर थी। उसने बस उसे हल्के से मारा। सिद्धार्थ उसे बड़े प्यार और जोश से देख रहा था। माहौल काफी रोमांटिक हो रहा था। तभी बाहर से चंचल की आवाज आई, जिसको सुनते ही मयूरी ने सिद्धार्थ को धक्का देकर कहा, माँ आ रही है, जल्दी से दूर हटो। आगे से सिद्धार्थ ने बात को समझकर उठ लिया और तैयार होने चला गया। तभी चंचल ने आकर मोर्चा संभाल लिया। दोपहर हो चुकी थी। तब सिद्धार्थ नहा धोकर वापस लौटा। अब वो तरोताजा और अपनी फॉर्मल सफेद कमीज और काली पतलून में बड़ा आकर्षक लग रहा था। उसने आते ही देखा मयूरी सूप पी रही और चंचल बच्चे के साथ खेल रही है। इसलिए सिद्धार्थ ने आगे बढ़कर कहा, माँ, मैं नन्हे मास्टर गुलेरिया की को गोद में उठा लूं? आगे से चंचल ने बच्चा उसे सौंप दिया और सलाह देकर कहा, मयूरी ने अभी इसे दूध पिलाया है, इसे डकार दिलाए। कमरे में अब सिर्फ वो तीनों थे। सिद्धार्थ ने नन्हे गुलेरिया के कंधे पर लेटाया और उसकी पीठ थपथपाने लगा। बच्चा अपने पापा की बाह में सुकून से सो गया। तभी सिद्धार्थ मयूरी के पास बैठ गया और उसे कोमलता से पूछा, क्या अभी भी दर्द हो रहा है? मयूरी ने सिर हिलाकर कहा, दर्द नहीं हो रहा। सिद्धार्थ ने उसका चेहरा छूकर उसे छेड़कर कहा, क्या हुआ? हमारे बेटे को जन्म देने के बाद तुम मेरी तरफ देखने की हिम्मत तक क्यों नहीं करती? मैं इंसान तो खाता नहीं हूं। तभी मयूरी ने समुद्री शैवाल की प्लेट की तरफ इशारा करके कहा, बस बात यह है कि मैं इसे खाना नहीं चाहती। आगे से सिद्धार्थ ने कहा, क्या इसका स्वाद खराब है? मयूरी ने एक टुकड़ा उसके मुंह में बढ़ाकर कहा, तुम भी इसे चख कर देखो। सिद्धार्थ ने खाया और बोला, ओ, इसका स्वाद तो अच्छा है। उसकी बात सुनकर मयूरी ने दूसरा टुकड़ा उसे खिलाने की कोशिश करके कहा, तो फिर इसे भी ले लो। लेकिन सिद्धार्थ ने अचानक मयूरी का चेहरा अपनी हथेलियों में थाम लिया, उसके होठों को चूम लिया। मयूरी को संभलने का मौका ही नहीं मिला और उसने वो टुकड़ा उसके मुंह में डाल दिया। इसके बाद सिद्धार्थ ने उसे मुक्त करके कहा, तुम्हें खाने में नखरे करने की इजाजत नहीं, चलो खा लो। उसने इसे कहा और मुस्कुराकर मयूरी ने उसे निगल लिया। माहौल फिर से गहरा हो गया। सिद्धार्थ ने दोबारा उसे बाहों में भरकर चूमना शुरू किया ही था कि दरवाजा खुल गया। सारिका और चंचल अंदर आ गई। अंदर का दृश्य देखते ही सारिका ने चिल्लाकर कहा, सिद्धार्थ, तुम ये क्या कर रहे हो? मयूरी अभी लेबर पेन से गुजरी है, तुम उसे परेशान नहीं कर सकते। तुम कैसे हस्बैंड हो?
उसकी आवाज सुनते ही सिद्धार्थ सर पका कर खड़ा हो गया। एक हाथ जेब में डाल लिया। वो रंगे हाथों पकड़ा गया था। उसने हताशा में कहा, माँ। तभी आगे से सारिका ने फैसला सुनाकर कहा, इस एक महीने में तुम दोनों अलग अलग सोओगे। दिन बीतने लगे। मयूरी अपने घर टी पेवेलियन विला लौट गई। एक दिन सिद्धार्थ को अचानक जापान जाना पड़ा। जाने से पहले वो चोरी छिपे मयूरी से मिलने उसके कमरे में आया। तभी मयूरी ने डरकर उससे पूछा, माँ कहाँ है?" सिद्धार्थ ने उसे दिलासा देकर कहा, कोई बात नहीं, माँ मान गई है। मयूरी, मैं जापान जा रहा हूँ। शायद 2 हफ्ते बाद वापस आऊंगा। मतलब आधा महीना। ये सुनते ही मयूरी का दिल बैठ गया। उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। तभी सिद्धार्थ ने देखा मयूरी का शरीर वापस पहले जैसा सुडौल हो गया था। उसने शरारत में पूछा, मयूरी, कुछ ही दिनों में क्या हम 1 महीने का आंकड़ा पार नहीं कर लेंगे? मयूरी शर्म से लाल हो गई और सिर हिलाकर बोली, हाँ। तभी सिद्धार्थ ने उसे बाहों में भरकर चूमा और कहा, हनी, मेरे लौटने का इंतजार करना। आगे से मयूरी ने मन उदास के साथ कहा, ठीक है हबी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इसके बाद सिद्धार्थ वहां से निकल गया और जापान के लिए रवाना हो गया। देखते ही देखते ये 2 हफ्ते भी बीत गए। सिद्धार्थ के लौटने का दिन आ गया। इसलिए मयूरी सुबह से एक्साइटेड थी। उसने नन्हे गुलेरिया को तैयार किया और कहा, नन्हे मास्टर गुलेरिया, आज पापा आ रहे हैं। क्या तुम्हें उनकी याद आ रही है? आगे से बच्चा ची ची करता हुआ मुस्कुरा रहा था। दोपहर के 2 बजे मेहरा और गुलेरिया फैमिली एयरपोर्ट पर थी। लेकिन 2 बज गए, 3 बज गए, फिर 4 भी बज गई। सिद्धार्थ नहीं आया। मयूर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फोन मिलाया लेकिन नेटवर्क कवरेज से बाहर था। तभी अचानक एक राहगीर से टकराकर मयूरी का फोन गिरकर टूट गया। उसी पल नन्हा गुलेरिया जोर जोर से रोने लगा, मानो उसे किसी अनहोनी का आभास हो गया हो। तभी मयूरी ने अपने पीछे ससुर हेमराज को आते देखा। हेमराज का चेहरा गंभीर था। जैसे वो पास आए, मयूरी के बगल में खड़ी सारिका ने उससे घबरा कर पूछा, हेमराज, सिद्धार्थ कहाँ है? उसका सवाल सुनते ही हेमराज ने मयूरी की तरफ देखा और भारी मन से कहा, मयूरी, मुझे अभी खबर मिली है। सिद्धार्थ का पर्सनल जेट बेकॉल लेक पर क्रैश हो गया। उसकी बात सुनकर मयूरी के कानों में सन्नाटा छा गया। उसने घबरा कर कहा, क्या क्या पापा? नहीं, हेमराज की आवाज कांप रही थी। उसने आगे कहा, जेट लेक में गिर गया। उसका बचना मुश्किल है। यह सुनते ही मयूरी की मां चंचल बेहोश होकर गिर पड़ी। वो लोग उसको लेकर जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच गई। डॉक्टर ने बताया कि चंचल की पुरानी किडनी की प्रॉब्लम सदमे के कारण फिर से उभर आई और हालात नाजुक हैं। तभी धर्मपाल ने मयूरी को समझाकर कहा, मयूरी, तुम्हें मजबूत बनना होगा। सिद्धार्थ के गायब होने की खबर से कंपनी में उथल पुथल मच जाएगी। कस्टडी और प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हो सकता है। तुम्हें अपना और नन्हे गुलेरिया का ख्याल खुद रखना होगा। मयूरी ने आंसू पहुंचे और सिर हिलाकर कहा, पापा, मुझे समझ आ गया। इसके बाद वो अपनी माँ के पास गई। चंचल रो रही थी। उसने सिसक कर कहा, मयूरी, सिद्धार्थ। मयूरी ने अपनी माँ के हाथ को चूमा और दृढ़ता से कहा, माँ, सिद्धार्थ ठीक होगा। उसके लौटने तक आपको जीना होगा। मुझे और नन्हे गुलेरिया को आपकी जरूरत है। प्लीज खुद को संभालिए। संजय ने अपनी बेटी के साहस को देखकर हामी भरी। इसके बाद मयूरी जब कमरे से बाहर निकली तो उसकी मुलाकात डॉक्टर सुरभि से हुई। सुरभि को देखते ही मयूरी का सब्र का बांध टूट गया और वो रो पड़ी। आगे से सुरभि ने उसे गले लगाकर कहा, क्या हुआ? तुम बिल्ली के बच्चे की तरह क्यों रो रही हो? मयूर ने सिसक कर उसकी बात का जवाब दिया, सुरभि दीदी, सिद्धार्थ गायब है और माँ की किडनी फेल हो रही है। सुरभि ने उसे संभाला और कॉन्फिडेंस से कहा, यंग मास्टर सिद्धार्थ के लिए अपनी अंतरात्मा पर भरोसा रखो। और जहां तक बात आंटी की है, तुम चिंता मत करो। मैं देश के सबसे बड़े किडनी स्पेशलिस्ट को जानती हूँ। आंटी को मेरे हवाले कर दो। वो लंबी उम्र जिएंगी। उसकी बात सुनकर मयूरी ने उम्मीद भरी नजरों से उसे देखकर कहा, सुरभि दीदी, क्या ये सच है? आगे से सुरभि ने मजाकिया अंदाज में भौहें ऊपर चढ़ाकर कहा, क्या मैं तुम्हें झूठी लगती हूँ? उस अंधकार भरे दिन में मयूरी को सुरभि के रूप में आशा की एक किरण दिखाई दी। हॉस्पिटल के गलियारे में डॉक्टर सुरभि के व्यक्तित्व में एक सौम्य आभा थी, जिससे दूसरों
को उन पर सहज ही विश्वास हो जाता था। तभी धर्मपाल को उनके बगल में खड़ा सुना था। उनके भावुक होकर उसने कहा, डॉक्टर सुरभि, अगर आप मयूरी की मां को नया जीवन दे सकी तो मेरा परिवार आपका हमेशा कर्जदार रहेगा। उसकी बात सुनकर सुरभि ने विनम्रता से अपने वर्क बैच की तरफ इशारा करके कहा, अंकल, शिष्टाचार की आवश्यकता नहीं, मैं न्यूरोलॉजी में हूँ, लेकिन देश की बेस्ट किडनी स्पेशलिस्ट से संपर्क करूंगी। आंटी की जिम्मेदारी अब मेरी है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। उसकी बात सुनकर मयूरी ने राहत की सांस ली। मां के सुरक्षित हाथों में होने के आश्वासन मिलने के बाद अब उसे दूसरे मोर्चे को संभालना था। वो तुरंत टी पेवेलियन विला यानी गुलेरिया हाउस के लिए रवाना हो गई। वहीं उधर विला में माहौल तनावपूर्ण था। हेमराज और सारिका लिविंग रूम में गंभीर मुद्रा में बैठे थे। तभी एक नौकर ने डॉक्यूमेंट्स मेज पर रखकर सूचना देकर कहा, मास्टर की स्थिति गंभीर है। हालांकि हमने यंग मास्टर सिद्धार्थ के प्लेन क्रैश की खबर दबा रखी है, लेकिन मुंबई में अफवाह फैल चुकी है। प्रभावशाली शेयर होल्डर दिल्ली में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर नया प्रेसिडेंट चुनने की साजिश कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर सारिका ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा और बोली, इन बूढ़े लोगों को इसी दिन का इंतजार था। अभी ये तय नहीं है कि सिद्धार्थ जिंदा है या नहीं, वे उसकी जगह हथियाने आ गई। आगे से नौकर ने सिर झुकाकर कहा, मैडम, बेकाल लेक में प्लेन का मलबा और पायलट का शव मिला, लेकिन यंग मास्टर का कोई पता नहीं और हमारे पास समय बहुत कम है। उसकी बात सुनकर हेमराज ने एक गहरी सांस ली और कठोर निर्णय लेकर कहा, अगर कल सिद्धार्थ की कोई खबर नहीं मिली तो हम ऑफिशियली उसके निधन की अनाउंसमेंट कर देंगे। उसकी बात सुनकर सारिका चीख उठी। उसने चिल्लाकर कहा, क्या हेमराज? तभी हेमराज ने सारिका के कंधों को थामकर उसको समझाकर कहा, सारिका, इमोशनल होने से काम नहीं चलेगा। हमारे पास 51% शेयर हैं। अगर हम सभी घोषणा करते हैं तो मैं प्रेसिडेंट बना रह सकता हूं और हम नन्हे गुलेरिया को फ्यूचर का वारिस अनाउंस कर देंगे। 16 साल बाद वो कंपनी संभाल लेगा। उसकी बात सुनकर सारिका फूट फूट कर रोने लगी। एक पापा द्वारा अपने बेटे की मृत्यु स्वीकार करना और पोते पर बोझ डालना, यह नीति का क्रूर खेल था। तभी मयूरी की शांत लेकिन दृढ़ आवाज गूंजी, पापा, हम ऐसा नहीं कर सकते। उसकी आवाज सुनते ही हेमराज मुड़ा। उसने देखा मयूरी का चेहरा पीला पड़ चुका था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसको देखते हुए हेमराज ने उससे कहा, मयूरी, यह समय टाइम पास करने का नहीं है। आगे से मयूरी ने उसको बीच में काट कर कहा, मैं टाइम पास करने की बात नहीं कर रही। आपका प्लान इम्प्रैक्टिकल है। 16 साल बहुत लंबा समय होता है। क्या वे गिद्ध नन्हे गुलेरिया को टिकने देंगे? और हम नन्हे गुलेरिया पर यह बोझ क्यों डालें? उसे नॉर्मल लाइफ जीने का हक है। उसकी बात सुनकर सारिका ने कंफ्यूजन में पूछा, तो तुम क्या चाहती हो? क्या हम कंपनी उनके हवाले कर दें? आगे से मयूरी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, गुलेरिया परिवार की चीजों पर कोई नहीं छीन सकता। उसकी बात सुनकर हेमराज ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तो तुम्हारी प्लानिंग क्या है? मयूरी ने दृढ़ता से उसकी बात का जवाब दिया, सिर्फ एक शब्द, इंतजार। सिद्धार्थ जिंदा है, हमें उसका इंतजार करना होगा। आगे से हेमराज ने हताशा में कहा, लेकिन हमारे पास समय नहीं है मयूरी। आधे महीनों में शेयर होल्डर की मीटिंग है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो वो हमें बर्बाद कर देंगे। मयूरी ने चैलेंज भरे स्वर में कहा, उन्हें आने दीजिए पापा, मैं उन्हें संभाल लूंगी। पापा, आप पीछे खड़े होकर सिद्धार्थ को ढूंढिए। मोर्चे पर मैं लड़ाई लड़ूंगी। जहां तक मैं यहां हूं, कोई गुलेरिया परिवार में घुसपैठ नहीं कर पाएगा। हेमराज ने उस 21 साल की उम्र की लड़की को देखा। उसके कॉन्फिडेंस ने उसे चौंका दिया था। उसने हैरान होकर कहा, मयूरी, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उन धूर्त बूढ़ों का सामना कर पाओगी? आगे से मयूरी ने कॉन्फिडेंस से कहा, मुझे पूरा भरोसा है पापा। वो जानती थी कि यह इंतजार का खेल है। जो पहले पलक झपकाएगा वो हारेगा। उसकी बात सुनकर हेमराज ने अंततः सहमति जताकर कहा, ठीक है, मैं बेकार लेक जा रहा हूं। घर और कंपनी की कमान अब तुम्हारे हाथ में है मयूरी। उसके कुछ देर बाद तैयारियां करने के बाद वो वहां से निकल गई। हेमराज के जाने के बाद मयूरी ने उन्हें नन्हे गुलेरिया को सुलाया। तभी सारिका घबराई हुई उसके पास आई और उसने घबरा कर कहा, मयूरी, वे गिद्ध आ रहे हैं। आगे से मयूरी ने मुस्कुराकर अपनी सास को देखकर कहा, माँ, आप डर क्यों रही हैं? नौकरों से कहिए दावत की तैयारी करें। सारिका उसका कॉन्फिडेंस देखकर हैरान थी, लेकिन वो उसकी बात मानकर तैयारियों में लग गई। कुछ देर बाद विला के दरवाजे खुले। 8-9 बुजुर्ग, जिनके चेहरों पर बनावटी सहानुभूति और आंखों में लालच था, वो अंदर आ गए। उन सबके हेड 7वें दादाजी थे।
मयूरी और सारिका ने उनका स्वागत किया। मयूरी ने आगे आकर कहा, आइए साथ में दादाजी, बड़े अंकल जी, आप सबका स्वागत है। मयूरी ने ऐसे कहा मानो कोई नॉर्मल परिवार मिलन कर रहा हो। ये देखकर बुजुर्ग हैरान थे। उन्होंने सोचा कि घर में मातम और अफरा तफरी होगी, लेकिन यहाँ तो सब नॉर्मल था। मयूरी का ये शांत रूप उन्हें असहज कर रहा था। डाइनिंग रूम पे मेज पर सजी थी। जहां बैठने की बारी आई तो सारिका ने मयूरी को इशारा करके कहा, मयूरी तुम यहीं बैठो। मयूरी ने बिना झिझक के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण कुर्सी संभाली। ये एक मौन संदेश था, अब सत्ता मयूरी के पास है। इसके बाद वाइन का ग्लास उठाकर मयूरी ने शुरुआत की, सातवें दादाजी, मयूरी और गुलेरिया परिवार इस समय मुश्किल में है। मैं चाहती हूं कि आप सब हमारा मार्गदर्शन करें। सातवें दादाजी ने अपनी धूर्त आंखों से उसे देखा। छोटी बच्ची मयूरी, हम सब जानते कि सिद्धार्थ के साथ हादसा हुआ, क्या कोई खबर मिली? ये एक जाल था। वो जानना चाहते थे कि क्या मयूरी के पास कोई सबूत है या वो बस समय काट रही है। मयूरी ने चेहरे पर उचित चिंता का भाव लाकर कहा, पापा तलाश में गए हैं, लेकिन अभी कोई सुराग मिला नहीं है। उसकी बात सुनकर सातवें दादाजी संतुष्ट हुए। यानी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद भी नहीं। इसलिए उन्होंने अपने साथी को इशारा किया। तभी एक अंकल ने गला साफ करके मुद्दे पर आकर कहा, छोटी बच्ची मयूरी, हम तुमसे कुछ नहीं छिपाएंगे। गुलेरिया कॉरपोरेशन बिना राजा के नहीं चल सकता। हमें जल्द से जल्द अगले प्रेसिडेंट का चुनाव करना होगा। उसके इतना कहते ही माहौल में तनाव गहरा हो गया। मयूरी ने अपना गिलास नीचे रखा और इन गिद्धों की आंखों में देखा। युद्ध शुरू हो चुका था। तभी धड़ाम खाने की मेज पर अचानक एक जोरदार आवाज गूंजी। मयूरी ने पूरी ताकत से मेज पर हाथ मारा था। ये देखकर पूरे रूम में सन्नाटा छा गया। सबने मुड़कर देखा। वो 21 साल की लड़की अपनी सीट से खड़ी हो गई। उसका चेहरा गुस्से में तमतमा रहा था। उसने अपनी उंगली एक अंकल की तरफ उठाई और ऊंची आवाज में कहा, अंकल, आपने अभी क्या कहा? कितनी बेरहम और बेतुकी बातें! आपको शर्म नहीं आती? वहां मौजूद सभी बुजुर्ग हैरान रह गए। वो ये देखकर हैरान थे कि इस नाजुक सी दिखने वाली लड़की मयूरी में इतना साहस कहां से आ गया। लेकिन मयूरी रुकी नहीं। उसका स्वर तीखा और कठोर था। उसने आगे कहा, अंकल जी, आप और सिद्धार्थ एक ही खून हैं। वो आपका भतीजा है। वो एक एक्सीडेंट का शिकार हुआ और आप उसकी चिंता करने के बजाय उसे बदलने की बात कर रहे हैं। क्या आप निर्दयी नहीं हैं? इसके बाद उसने कमरे में बैठे हर व्यक्ति की आंखों में देखकर कहा, इन वर्षों में आप सभी सिद्धार्थ की उपलब्धियों और दौलत पर पले। आज उसे गए 24 घंटे भी नहीं हुए और आप उसे किनारा करना चाहते हैं। क्या ये विश्वासघात नहीं है? उसकी बातें सुनकर भीड़ अवाक थी। तभी मयूरी ने अपनी आस्तीन झटकी और ठंडी आवाज में कहा, मनुष्यों और जानवरों में फर्क इमोशंस का होता है। मुझे उम्मीद है कि अंकल खुद को जानवर के स्तर पर नहीं गिराएंगे। उसकी बात पूरी होते ही माहौल तनावपूर्ण हो गया। वहीं सारिका ने भी स्थिति को भांप लिया। भीड़ को तो काबू कर लिया था मयूरी ने, लेकिन अब बैलेंस बनाना जरूरी था। इसलिए सारिका ने डांटने का नाटक करके कहा, मयूरी, ये सब तुम्हारे बड़े हैं, तुम इनसे ऐसे बात नहीं कर सकती। इसलिए चुपचाप सभी से माफी मांगो। उसकी बात सुनकर मयूरी का चेहरा बदल गया। गुस्से की जम विनम्रता से ले ली। उसने वाइन का ग्लास उठाया, अंकल के लिए खुद भरा और कोमल स्वर में कहा, अंकल जी, मैं छोटी हूं, भावनाओं में बह गई थी, मुझे माफ कीजिए। अंकल जो शर्मिंदा थे जल्दी से बोले, कोई बात नहीं बेटा, हम भी चिंतित थे। तभी मयूरी ने चतुराई से रुख मोड़ा और सातवें दादाजी की तरफ देखा, जो इस गुट के हेड थे। उसने उनका भी ग्लास भरकर कहा, सातवें दादाजी, आप परिवार के लीडर हैं। क्या आप इन निर्दयी लोगों को जो बुरे इरादों से आए हैं, हमें परिवार पर हमला करने देंगे? मुझे यकीन है कि यहाँ कोई ऐसा नहीं है। सातवें दादाजी फंस गए थे। वो इनकार नहीं कर सकते थे। ये देखते ही सारिका ने तुरंत गिलास उठाकर कहा, सातवें दादाजी और सभी का शुक्रिया, चलिए जश्न मनाते हैं। इसके बाद मयूरी ने वाइन का घूंट भरा और अपनी शर्तों को स्पष्ट करके कहा, सातवें दादाजी, अभी सिर्फ एक दिन बीता है। डिजास्टर रेस्क्यू का टाइम 7 दिन होता है। सिद्धार्थ ने जो नींव रखी है वो इतनी कमजोर नहीं। जब तक मेरा बेटा नन्हा सिद्धार्थ गुलेरिया जिंदा है, सिद्धार्थ की जगह कोई नहीं ले सकता। उसने मुस्कुराकर धमकी देकर फिर आगे कहा, मैंने उन सब के नाम नोट कर लिए हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में साथ दिया, और उनके भी जिन्होंने इरादे बुरे करे थे। मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। जब सिद्धार्थ लौटेंगे तो मैं सुनिश्चित करूंगी कि गद्दार चैन से नहीं जी सके।
इसके बाद डिनर समाप्त हुआ। बुजुर्गों का ग्रुप जो सिद्धार्थ की जगह हथियाने आया था, मयूरी की कूटनीतिक और तेवर देखकर दंग रह गई। विला से बाहर निकलते ही साथ में दादाजी ने दांत पीस कर कहा, मैंने उसे कम आंका था, वो 21 साल के बच्चे नहीं, बहुत चालाक है। हम 7 दिन इंतजार करेंगे, इसके बाद हम अपनी चाल को चलेंगे। विला के अंदर मयूरी ने राहत की सांस ली। वहीं सारिका ने नन्हे मास्टर गुलेरिया को गोद में लिया हुआ था। तभी मयूरी ने सारिका को देखकर कहा, 7 दिन माँ, हमें 7 दिन की शांति मिली है। उसकी बात सुनकर सारिका ने घबरा कर कहा, और उसके बाद? सारिका की आंखों में डर था। तभी मयूरी ने उम्मीद बांध कर कहा, 7 दिनों में पापा सिद्धार्थ को ढूंढ लेंगे, और अगर नहीं भी मिले तो हम हार नहीं मानेंगे, हमें और समय चाहिए होगा। ये कहकर उसने नन्हे गुलेरिया को देखा, जो अब गोरा और सुंदर हो गया था। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें अपनी माँ को देख रही थी। मयूरी ने उसे गोद में लिया और बगीचे में ले गई। कड़ाके की ठंड में बेर के फूल खिले थे। उसने बच्चे से बातें करके कहा, नन्हे सिद्धार्थ, पापा जल्दी आएंगे, उन्होंने प्रॉमिस किया था, वो कभी झूठ भी नहीं बोलते। एक नौकर ने यह दृश्य देखा, उसकी आंखें भर आई। वो जानते थे कि मालकिन अंदर से टूट गई है, लेकिन परिवार को बचाने के लिए चट्टान की तरह खड़ी है। इसके बाद ऐसे ही 6 महीने बीत गए थे, लेकिन सिद्धार्थ की कोई खबर नहीं मिली। मौसम और भी सर्द हो गया था, ठीक गुलेरिया परिवार में माहौल की तरह। लेकिन मयूरी ने अपनी दिनचर्या नहीं बदली। उसे उन्हें नन्हे गुलेरिया और बीमार माँ दोनों को संभालना था। डॉक्टर शोरबे की मदद से माँ की हालात स्थिर थी, जो इस एक अंधेरे में एकमात्र राहत थी। एक सुबह विला के दरवाजे खुले और एक परिचित आवाज आई, मयूरी, मयूरी। सीढ़ियों से उतर रही थी। सामने कंचन खड़ी थी, जिसके हाथों में ढेर सारे थैले थे। मयूरी ने उनको देखकर आश्चर्य से पूछा, कंचन, तुम तो हॉलीडेज पर गई थी ना? आगे से कंचन ने उसे छेड़कर कहा, तुम्हें क्या लगा तुम मुसीबत में होंगी और मैं छुट्टियां मनाऊंगी? मैं तुम्हारे सिद्धार्थ को ढूंढने में मदद तो नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारा पेट भर सकती हूँ। आज से तुम्हारी किचन मेरे हवाले। अपनी दोस्त की बातें सुनकर मयूरी ने अपनी दोस्त को गले लगा लिया। उदासी के बादलों के बीच धूप की एक किरण आ गई थी। कंचन भी सारिका ने उसे देखा और खुश हो गई। दोपहर के खाने के बाद कंचन ने कमाल कर दिया। उसने दम बिरयानी बनाई और खुशबू से मयूरी की भूख जगा दी, जो पिछले कई दिनों से गायब थी। इसलिए मयूरी ने बच्चे की तरह जिद करके कहा, मुझे ये खाना है। तभी सारिका ने उसे रोक कर कहा, बच्चे के फीड के लिए सादा खाना चाहिए। उसकी बात सुनते ही कंचन ने मुस्कुराकर एक और बर्तन खोलकर कहा, चिंता मत करो आंटी, ये देखो, मटर और हल्के मसालों के साथ उबले चावल। सादा है लेकिन बेस्वाद नहीं। मयूर ने तुरंत एक चम्मच खाया और उसकी आंखें चमक उठी। उसने खुश होकर कहा, अरे वाह, ये तो बहुत टेस्टी है। कंचन ने उसके लिए काली का भी सूप बनाया था। तीनों ने हंसी मजाक के साथ खाना खाया। तभी सारिका ने कंचन की तारीफ करके कहा, फ्यूचर में जो तुमसे शादी करेगा वो बहुत किस्मत वाला होगा बेटी। उसकी बात सुनते ही कंचन ने मयूरी को कनखियों से देखा और मुस्कुरा कर कहा, अरे ये तो जरूरी है। खाने के बाद तीनों लिविंग रूम में बैठी। मयूरी का फोन बजा, मधु का कॉल था। जैसे ही मयूरी ने फोन उठाया, दूसरी तरफ से मधु ने चिल्लाकर कहा, मयूरी, मैं बहुत गुस्से में हूँ। जानवी ने मीडिया में अनाउंसमेंट कर दी कि सिद्धार्थ की प्लेन क्रैश में मौत हो चुकी है। उसकी बात सुनकर मयूरी चौंक गई। उसने हैरान होकर कहा, क्या? तभी मधु ने वीडियो भेजा। स्क्रीन पर जानवी एक खूबसूरत गाउन में थी। उसके चेहरे पर झूठी सहानुभूति थी और रिपोर्टर्स के सामने कह रही थी, हाँ हाँ, बिल्कुल ये सच है। यंग मास्टर सिद्धार्थ का प्राइवेट जेट बेकोल लेन में क्रैश हो गया और उनमें सभी सवार लोग मारे गए। इस खबर ने मीडिया में तहलका मचा दिया। वहीं यह सब देखकर कमरे में सन्नाटा छा गया। सारिका घबरा गई। उसने घबरा कर कहा, उसे ये खबर कैसे मिली? अगर ये फैल गई तो कंपनी के शेयर गिर जाएंगे और वो गिद्ध हम पर फिर टूट पड़ेंगे। तभी कंचन ने मयूरी की तरफ देखकर पूछा, मयूरी, तुम क्या करोगी? क्या तुम इसका खंडन करोगी? आगे से मयूरी ने होठ भींच लिए। उसने थोड़ा सोचकर कहा, मैं अभी थोड़ी देर बाहर नहीं जा सकती, मीडिया मुझे घेर लेगा। मैं नन्हे गुलेरिया को खतरे में बिल्कुल नहीं डाल सकती। तभी मधु ने फोन पर पूछा, तो क्या हम उसे झूठ फैलाने दें? मयूरी निरुत्तर थी। तभी उसके फोन के स्क्रीन पर लाइव वीडियो की हलचल हुई। भीड़ से एक पर्पल पोशाक पहने खूबसूरत महिला आगे आई। मयूरी ने पहचान कर कहा, ओ, ये तो निया है। वीडियो में निया कैमरों के सामने बेबाक खड़ी थी। तब एक रिपोर्टर ने माइक उसकी तरफ बढ़ाकर कहा, मिस निया, आप मयूरी की दोस्त हैं। जानवी कह रही है कि सिद्धार्थ की मौत हो गई, आप इस पर क्या कहेंगी? आगे से निया ने एक तिरछी मुस्कान के साथ जानवी को देखकर कहा, प्लेन क्रैश में मौत? मिस जानवी, आप किस आधार पर कह रही हैं? मैंने कुछ दिन पहले मयूरी और सिद्धार्थ को फोन पर हंसते खेलते बात करते सुना है।
उसकी बात सुनकर जानवी का चेहरा सख्त हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, झूठ मत बोलो, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वो जिंदा है? आगे से निया ने ठंडी हंसी हंसी उसकी आंखों में आग थी। उसने पलटवार करके कहा, मिस जानवी, सबूत की जरूरत मुझे नहीं, आपको है। आपने पूरी दुनिया के सामने किसी की मौत अनाउंस की है, तो आप बताइए, आपके पास क्या सबूत है कि यंग मास्टर सिद्धार्थ मर चुके हैं? क्या आपने शव देखा है? मीडिया के कैमरों के सामने निया की आंखों में अंगार थी। उसने जानवी को आड़े हाथों लिया और आगे कहा, मिस जानवी, आप यंग मास्टर सिद्धार्थ के मामलों में टिप्पणी गलत कर रही हैं। क्या हक है आपका? और हाँ, मुझे याद आया, निया ने व्यंग करके आगे कहा, मिस जानवी को यंग मास्टर सिद्धार्थ पर 26 सालों से क्रश है। क्या आपको अपनी मूर्खता पर पछतावा नहीं? यंग मास्टर सिद्धार्थ ने एक बार आपको ऐसी पिस्सू बताया था जिसे वो हटा नहीं सकते। उसकी बात सुनकर जानवी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वहीं रिपोर्टर्स ने अपनी हंसी दबाने की कोशिश की। तभी एक रिपोर्टर ने बीच में कहा, लेकिन मिस निया, मिस जानवी तो खत्री परिवार के बेटे को डेट कर रही है। तभी जानवी ने तुरंत मौका लपक कर कहा, हाँ बिल्कुल, मेरा बॉयफ्रेंड है, तो मैं अफवाहें क्यों फैलाऊंगी? उसकी बात सुनकर निया ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब देकर कहा, जब आपका बॉयफ्रेंड है तो आपका सारा ध्यान यंग मास्टर सिद्धार्थ पर कैसे है? क्या आपका दिल काला है या विकृत? ये कहकर उसने अपने स्कर्ट ठीक की और चेतावनी देकर आगे कहा, अगर यंग मास्टर सिद्धार्थ देश लौट आए और क्रोधित हो गए, तो क्या आप में से कोई उनका क्रोध सहन कर पाएगा? उसकी बात सुनकर रिपोर्टर डर गई। जानी को अकेला छोड़कर चले गए। ऐसे ही हंगामों के बीच 7 दिन और बीत गए। शाम ढल रही थी। मयूरी फ्रेंच खिड़की के पास बैठी थी। तभी कंचन नन्हे गुलेरिया को लेकर उसके पास आई और उसने मयूरी से पूछा, मयूरी, क्या सोच रही हो? मयूरी ने अपने बेटे के गाल को छूकर कहा, इसके पिता के बारे में। इंसान कॉन्फिडेंस और आशा के बिना नहीं जी सकता। तभी विला की घंटी बजी। बूढ़ा बटलर दौड़ता हुआ आया। उसका चेहरा पीला था। उसने सारिका सिर मयूरी के पास आकर कहा, हेल्डर मिस, मैडम, खबर आई है, जंगल के पास यंग मास्टर की घड़ी मिली है। यह कहकर उसने गहरी घड़ी उनकी तरफ बढ़ा दी। सारिका ने कांपते हाथों से वो घड़ी थाम ली। उसका शीशा टूटा हुआ था, लेकिन सुइयां अब भी चल रही थी। वो ये घड़ी थी जिस सिद्धार्थ पहनता था। उसको देखते ही सारिका ने उससे पूछा, क्या सिर्फ घड़ी मिली? आगे से बटलर ने नजर झुकाकर कहा, उस जंगल में खतरनाक जानवर हैं। मास्टर ने कहा कि आप लोग सबसे बुरी खबर के लिए भी दिल को तैयार कर लें। उसकी बात सुनते ही सारिका का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने घबरा कर कहा, दिल को तैयार करें? वहां जानवर है? क्या हम उसका शव भी ढूंढ पाएंगे? ये कहकर अगले ही पल सारिका बेहोश होकर गिर पड़ी। कुछ देर बाद सारिका अपने बिस्तर पर होश में आई। मयूरी उसके पास बैठी थी। सारिका ने रोकर कहा, मयूरी, मैंने अभी सिद्धार्थ के बचपन का सपना देखा। वो 6 महीने का था। मैं बहुत बिजी थी। मुझे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था और वो गायब हो गया। आगे से मयूरी ने उसे संभाल कर कहा, माँ, सिद्धार्थ सब समझता है, आप एक अच्छी माँ हैं। तभी सारिका ने एक कठोर निर्णय लेकर कहा, मयूरी, अगर सिद्धार्थ नहीं रहा तो हमें कंपनी नहीं चाहिए। हम बस नन्हे गुलेरिया को पालेंगे। तुम अभी जवान हो, फ्यूचर में तुम किसी और से शादी कर लेना। नन्हे गुलेरिया को एक खुशहाल घर देना। उसकी बात सुनकर मयूरी ने अपना सिर सारिका के घुटनों में रखकर धीरे से कहा, माँ, आप ये क्या कह रही हैं? गुलेरिया परिवार कभी अलग नहीं होगा। जब तक मैं हूं, मैं सिद्धार्थ की जगह आपका और नन्हे गुलेरिया का सहारा बनूंगी। इसके बाद सारिका और मयूरी एक दूसरे के गले लगकर रोई। कंचन दरवाजे पर यह खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखें भी नम हो गई थी। मयूरी जब बाहर निकली तो उसने बटलर को ऑर्डर देकर कहा, पापा से कहिए कि 7 दिन और ले और ढूंढ सिद्धार्थ को ढूंढे। यहां मैं सब संभाल लूंगी। तभी आगे से बटलर ने चेतावनी देकर कहा, लेकिन मैडम, कल वो गिद्ध बुजुर्ग शेयर होल्डर फिर से आएंगे। लेकिन मयूरी की आंखों में एक ठंडी चमक थी। उसने बटलर की बात का जवाब देकर कहा, हम कल दरवाजे बंद कर देंगे, किसी का स्वागत नहीं करेंगे। अगली सुबह बुजुर्ग शेयर होल्डर की गाड़ियां विला के सामने रुकी, लेकिन नौकरों ने उन्हें यह कहकर लौटा दिया कि मालकिन किसी से नहीं मिलेंगी। यह सुनकर सातवें दादाजी गुस्से से तिलमिला उठे। उन्होंने झुंझला कर कहा, उसने हमें मना किया? ठीक है, हम युद्ध करेंगे। हम तुरंत शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाएंगे और नया प्रेसिडेंट चुनेंगे। इसके बाद बटलर घबराया और मयूरी के पास अगले दिन फिर आया। उसने मयूरी से कहा, मैडम, वो लोग गुलेरिया कॉरपोरेशन के हेड ऑफिस में जमा हो गई। वो सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं। आज ये नया प्रेसिडेंट चुनने वाले हैं। आगे से मयूरी ने अपना काला ऊनी कोट पहनकर कहा, इतनी जल्दी? गाड़ी तैयार करो, मैं वहां जा रही हूँ। बटलर ने उसको समझाने की कोशिश करके कहा, मैडम, वो शैतान है, आप अकेले कैसे? आगे से मयूरी ने कंचन और नन्हे गुलेरिया की तरफ देखकर कहा,
अकेले नहीं। आगे से कंचन ने तुरंत नन्हे गुलेरिया को गोद में उठाकर कहा, बिल्कुल नन्हे मास्टर गुलेरिया अपनी माँ की रक्षा करेंगे, हम साथ चलेंगे। उधर मीटिंग रूम बड़ा ही माहौल तनावपूर्ण हो गया था। सातवें दादाजी मेज के सबसे ऊपर बैठे थे। उन्होंने अनाउंसमेंट करके कहा, सिद्धार्थ के बचने की संभावना ना के बराबर है और कंपनी बिना राजा के नहीं चल सकती। हम अभी मतदान करेंगे। शेयर होल्डर ने जो डर और लालच के शिकार थे, उन्होंने उसकी बात सुनते ही कलम उठाई। धड़ाम, लेकिन तभी मीटिंग रूम के दरवाजे अचानक खुल गए। सबकी नजरें दरवाजे पर टिकी। मयूरी अंदर दाखिल हुई। उसका काला कोट घुटनों तक का था, कमर पर धातु की बेल्ट कसी हुई, ऊंची एडी के बूट फर्श पर खटखट कर रहे थे। उसके चेहरे पर एक रानी जैसी गरिमा और आंखों में बर्फ जैसी ठंडक थी। उसके पीछे कंचन थी, जिसकी गोद में नन्हा वारिस मास्टर गुलेरिया था। उसको देखते ही सातवें दादाजी का चेहरा उतर गया। उन्होंने हैरान होकर पूछा, मयूरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मयूरी ने अपनी पीठ सीधी की और पूरे अधिकार के साथ कहा, सातवें दादाजी, ये कंपनी गुलेरिया परिवार की है। मैं अपने घर के दरवाजे के अंदर आ रही हूँ। आपको इतना आश्चर्य क्यों हो रहा है? वो कमरे के बीचों बीच खड़ी हो गई और उसने अपनी तीखी नजरों से एक एक व्यक्ति को घूरा। उसकी उपस्थिति सिद्धार्थ से कम डरावनी नहीं थी। उसने मासूमियत से मुस्कुराकर पूछा, आप सब यहाँ इकट्ठा क्यों हुए हैं? शेयर होल्डर्स की मीटिंग्स तो 6 दिन बाद होनी थी, फिर इतना सीक्रेट मतदान क्यों? क्या आप लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जो सबके सामने नहीं आना चाहिए? और उसकी मुस्कान खतरनाक हो गई। उसकी बात पूरी होते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। अपराधी पकड़े गए थे। तभी सातवें दादाजी ने गला साफ किया और हिम्मत जुटाकर कहा, मयूरी, अब जब तुम आ ही गई हो तो खुलकर बात करते हैं। सिद्धार्थ मर चुका है। कंपनी को नया प्रेसिडेंट चाहिए। हम इंतजार नहीं कर सकते। उसकी बात सुनकर मयूरी ने आश्चर्य से नाटक करके कहा, अगले प्रेसिडेंट? उसके होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। तभी भीड़ से आवाज आई, जी हाँ मैडम, गुलेरिया कॉर्पोरेशन बिना प्रेसिडेंट के नहीं चल सकता। ये सुनते ही मयूरी धीरे धीरे मुख्य कुर्सी की ओर बढ़ गई, जहां सातवें दादाजी बैठे थे। उसने धीरे से कहा, ठीक है, चूंकि मैं सबसे बड़ी शेयर होल्डर हूं, मुझे भी मीटिंग में भाग लेना चाहिए। सातवें दादाजी, क्या आप जगह देंगे? उसकी बात सुनकर सातवें दादाजी तिलमिला उठे। उन्होंने चिल्लाकर कहा, तुम एक 21 साल की लड़की हो, तुम इसके योग्य नहीं हो। ये सुनकर मयूरी ने बटलर की तरफ इशारा किया। बूढ़े बटलर ने तुरंत मेज पर डॉक्यूमेंट्स पटक कर कहा, ये यंग मास्टर और एल्डर मास्टर के 51% शेयर हैं। अब से हमारी यंग मिस ही सबसे बड़ी शेयर होल्डर हैं। हालांकि ये एक झूठा दांव था, दस्तावेज नकली थे, लेकिन उस पल के लिए काफी थे। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी मयूरी ने ठंडी आवाज में कहा, सातवें दादाजी, अब आप यहां से चले जाइए। अपमानित होकर सातवें दादाजी को कुर्सी छोड़नी पड़ी। मयूरी ने देश की सबसे बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट की कुर्सी संभाल ली थी। उसने कमरे में बैठे हर गद्दार को अपनी तीखी नजरों से बेनकाब करके कहा, प्रेसिडेंट जतिंदर, 12 साल पहले सिद्धार्थ ने आपको मौका दिया था। जनरल मैनेजर अंगद, आपको सड़क से उठाकर यहाँ किसने बैठाया? मयूरी आगे बोलती रही और एक एक करके लोग शर्म से सिर झुकाते गए। कमरे के बाहर निकलने लगे। 10 मिनट के भीतर आधा कमरा खाली हो गया था। यह देखकर सातवें दादाजी गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने झुंझलाकर बोले, मयूरी, तुम बहुत चालाक हो। क्या तुम हमसे रिलेशन खत्म करना चाहती हो? मयूरी ने हंसकर कहा, तुम सब गुलेरिया परिवार के परजीवी हो। तुम्हें अंकल दादा कहना मेरी गलती थी। यह अपमान असहनीय था। तभी एक उतावले व्यक्ति ने गुस्से में मयूरी को धक्का दे दिया। मयूरी फर्श पर गिर पड़ी और उसका माथा कुर्सी के नुकीले किनारे से टकराया, जिससे खून बहने लगा। वो चीखी, लेकिन यह भी उसी की प्लानिंग का हिस्सा था। उसने खून पोंछा और चिल्लाकर कहा, देखो, ये लोग एक विधवा और अनाथ बच्चे को मार रहे हैं। मीडिया को बुलाओ। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी और सबको बताऊंगी कि तुम लोगों ने मुझे कैसे पीटा। उसकी बात सुनते ही सातवें दादाजी घबरा गए। अगर ये बात बाहर गई तो उनकी बदनामी होगी। तभी एक उतावला व्यक्ति फिर से मयूरी को मारने के लिए लपका, लेकिन अचानक एक छाया मयूरी के सामने आ गई। वो एक खूबसूरत युवक ने उस आदमी का हाथ पकड़ा, उसे आसानी से मोड़ दिया। आदमी दर्द से चीख पड़ा। ये विक्रम था, मयूरी का मुंह बोला भाई और एक बेहतरीन फाइटर। वो शांत लेकिन खतरनाक दिख रहा था। उसको देखते ही मयूरी ने गर्व से कहा, यह मेरा छोटा भाई है। यह कहकर उसने तुरंत नन्हे गुलेरिया को विक्रम को सौंप दिया और नाटक शुरू करके कहा, छोटे भाई, ये लोग हमें मारना चाहते हैं। तुम्हें नन्हे गुलेरिया को ले जाओ, मैं इनसे लड़ूंगी। लेकिन तभी आगे से सातवें दादाजी ने हार मान ली। उन्होंने चिल्लाकर कहा, बस करो,
मीटिंग कैंसिल है। मैं तुम्हें 6 दिन और देता हूँ। आगे से मयूरी ने अपने आंसू पोंछे और मुस्कान के साथ कहा, हाँ थैंक यू, वैसे मैं एक बेहतरीन एक्ट्रेस हूँ, ये तो आपको पता ही होगा। ये कहते हुए अपने दल बल के साथ कमरे से बाहर निकल गई। इसके बाद कंचन मयूरी के घाव पर दवा लगा रही थी, जिससे मयूरी दर्द से कराह उठी। आगे से कंचन ने उसको डांट कर कहा, अब दर्द हो रहा है, तुम्हारे माथे से मांस का टुकड़ा गायब है। आगे से मयूरी ने तर्क देकर कहा, अगर खून नहीं निकलता तो वो 6 दिन का समय नहीं देते। ये सिर्फ एक थप्पड़ है। जब सिद्धार्थ लौटेगा तो वो मेरा बदला जरूर लेगा। तभी बटलर ने उसकी तारीफ करके कहा, मैडम, वो 51% शेयर वाला डॉक्यूमेंट नकली था, अगर वो पकड़ लेते तो। मयूर ने नन्हे गुलेरिया को चूम कर कहा, युद्ध में छल कपट जायज है, हमें बस समय चाहिए था। तभी विक्रम, जो अब तक चुप था, बोला, भाभी, मैं शूटिंग छोड़कर आया हूँ और एक अच्छी खबर है। मेरे बड़े भाई अपनी आर्मी टीम के साथ बैकोल झील की तरफ सिद्धार्थ को ढूंढने निकल चुके हैं। उसकी बात सुनकर मयूरी की आंखों में उम्मीद की नई किरण जगमगा उठी। लड़ाई अभी जारी थी, लेकिन वो अकेली नहीं थी। इसके बाद विक्रम ने अपनी सख्त और गंभीर शैली में बस इतना ही कहा, भाभी, चिंता मत करो। वो हमेशा की तरह कम बोलने वाला और कठोर था, लेकिन उसकी मौजूदगी ने मयूरी को एक गहरी तसल्ली दे दी थी। मयूरी की आंखों में चमक आ गई। वो जानती थी कि विक्रम और सिद्धार्थ का दूसरा भाई है, जो कमांडो यूनिट का दिग्गज था, और अब वो एक्टिव हो चुके हैं। हेमराज की सुरक्षा और सिद्धार्थ की खोज अब बेहतरीन हाथों में थी। इसलिए मयूरी ने दृढ़ता से कहा, विक्रम, मुझे अब चिंता नहीं। मुझे विश्वास है कि सिद्धार्थ बहुत जल्द वापस लौटेगा। ऐसे ही बातों में उनकी लग्जरी एसयूवी गुलेरिया विला के सामने आकर रुकी। गाड़ी से उतरते ही मयूरी ने बटलर और अन्य नौकरों को सख्त ऑर्डर देकर कहा, माँ को आज जो कुछ हुआ उसके बारे में कुछ मत बताना, वो बहुत पहले से परेशान है। आगे से बटलर ने सिर झुकाकर कहा, जी मैडम। इसके बाद मयूरी ने विक्रम की तरफ देखकर कहा, विक्रम, अगले कुछ दिनों तक तुम यहीं हमारे साथ रहोगे। सिद्धार्थ के लौटने तक वो कोई जोखिम नहीं लेना चाहती थी। जब वो अंदर आई तो सारिका सोफे पर बैठी उनका इंतजार कर रही थी। मयूरी को देखते ही वो उठी और उससे पूछा, मयूरी, तुम वापस आ गई। आगे से मयूरी ने मुस्कुरा कर कहा, जी माँ। लेकिन तभी सारिका की नजर उसके माथे पर लगी, और जहां पर पट्टी बंधी थी। यह देखकर सारिका घबरा गई। उसने मयूरी से पूछा, मयूरी, ये क्या है? तुम्हें चोट कैसे लगी? मयूरी ने दर्द की एक्टिंग करके कहा, वहां कुछ नहीं, बस पैर फिसल गया और माथा कुर्सी से टकरा गया, मामूली चोट है। उसकी बात सुनकर सारिका ने उसे डांट कर कहा, तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? चलो डॉक्टर को बुलाते हैं। लेकिन आगे से मयूरी ने तुरंत मना करके कहा, नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, बस थकान हो रही है। मयूरी का चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ चुका था। दर्द और मानसिक तनाव ने उसे तोड़ दिया था। कंचन ने गौर किया कि मयूरी के हाथों की नसें भी साफ दिख रही थी। वो बड़ी कमजोर हो गई थी। तभी मयूरी ने आगे से कहा, मैं ऊपर जाकर सो रही हूँ, मुझे खाने के लिए मत जगाना। और यह कहकर भारी कदमों के साथ सीढ़ियां चढ़ गई। उसके जाने के बाद सारिका ने कंचन से कहा, इस लड़की ने बहुत सहा है। कंचन, तुम इसके लिए वो खट्टा और मसालेदार सूप बनाओ जो इसे पसंद है। आज रूल्स को तोड़ते हैं। उसकी बात सुनते ही कंचन किचन की तरफ बढ़ी। तभी सारिका ने बटलर से पूछा, वो गिद्ध शेयर होल्डर आज आए क्यों नहीं? 7 दिन का समय तो पूरा हो गया था। बटलर ने मन ही मन मयूरी के चतुराई की प्रशंसा की और मुस्कुरा कर कहा, मैडम, आप निश्चिंत रहें, जब तक हर कोई कदम नहीं उठाते वो शांत रहेंगे। वहीं उधर मयूरी को पता नहीं चला कि वो कितनी देर सोई। उसे लगा कि जैसे सदियां बीत गई हो। वो गहरे अंधेरे में थी। तभी उसके कानों में दूर से एक आवाज गूंजी, मयूरी उठो, सिद्धार्थ वापस आ गया है। कौन वापस आया? मयूरी का दिमाग सुन था। उसने आंखें खोली, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। उसके सामने सिर्फ घना अंधेरा था। वो घबराकर बिस्तर से उतरी, लेकिन उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। उसने चिल्लाकर पूछा, माँ, कौन आया? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? इसी के साथ सिर में तेज झन्नाट हुई और दर्द से चीख पड़ी। उसने अपने कान ढक लिए। यह अत्यधिक तनाव और कमजोरी का असर था। तभी सारिका ने उसे थाम कर पूछा, मयूरी, क्या हुआ? कुछ पल बाद मयूरी की आंखों के आगे धुंध छटे और उसने वापस नीला कंबल दिखाई देने लगा। वो पसीने से तरबतर बिस्तर पर गिर गई। वो डर गई थी कि वो कहीं हमेशा के लिए अंधी तो नहीं हो गई। उसने हाँप कर पूछा, माँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन आपने अभी क्या कहा? कौन आया है? सारिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। उसने मयूरी का चेहरा सहला कर कहा, मयूरी, सिद्धार्थ वापस आ गया है, वो जिंदा है।
उसकी बात सुनते ही मयूरी का पूरा शरीर जम गया। उसने एक पल के लिए सोचा, क्या उसने सही सुना? इसलिए उसने दोबारा पूछा, क्या सिद्धार्थ वो सचमुच? आगे से सारिका ने उसे गले लगाकर कहा, हाँ हाँ, वो लौट आया है बेटा। उसके बाद सुनते ही सालों का बोझ एक पल में उतर गया। मयूरी की आंखों में अविरल आंसू बहने लगे। उसने सिसक कर कहा, मुझे पता था कि वो मुझे और नन्हे गुलेरिया को छोड़कर नहीं जाएगा। मेरा इंतजार सफल हुआ। तभी कंचन कमरे में दौड़ी। उसने मयूरी को देखकर कहा, मयूरी, तुम अभी तक यहाँ हो? गाड़ी बाहर आ चुकी है, तुम्हारा हस्बैंड और बेटा नीचे है, जाओ उनका स्वागत करो। उसकी बात सुनते ही मयूरी उठी, लेकिन अचानक रुक गई। वो पजामे थी, बाल बिखरे हुए थे, चेहरा सूजा हुआ था। उसने घबरा कर पूछा, कंचन माँ, क्या मैं बदसूरत लग रही हूँ? मुझे कपड़े बदलने हैं। वो मुझे इस हालात में देखेगा तो। लेकिन आगे से कंचन ने उसका हाथ खींचकर कहा, पागल मत बनो मयूरी, तुम सबसे सुंदर लग रही हो। जिसे प्यार होता है उन्हें सब नहीं दिखता, चलो। इसके बाद वो तीनों तेजी से नीचे की तरफ भागी। मयूरी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सारिका से पूछा, माँ, क्या उसे चोट लगी है? सारिका ने कहा, नहीं, वो ठीक लग रहा है। लेकिन इनके सीढ़ियों के पास पहुंचते ही बटलर घबराया हुआ वापस आया। उसको ऐसे घबराया देखकर मयूरी ने पूछा, बटलर क्या हुआ? आप इतने डरे हुए क्यों हैं? बटलर ने मयूर की आंखों में देखा और हिचकिचाकर कर कहा, मैडम, यंग मालिक अकेले नहीं, वो एक महिला को घर लाए हैं। एक महिला? ये सुनते ही मयूरी, कंचन और सारिका तीनों के कदम ठिठक गई। कंचन ने अविश्वास में पूछा, क्या? तभी विला का मेन गेट खुला। ठंडी हवा के झोंके के साथ सिद्धार्थ अंगर अंदर आया। उसने एक लंबा कोट पहना था, जिसके बटन खुले थे। नीचे गहरा नीला सूट उसकी लंबी कद काठी पर जच रहा था। उसका चेहरा वही मूर्ति के जैसा सुंदर और आकर्षक चेहरा, सर्दी की हवा से भीगा हुआ था। वो पहले से अधिक दुबला लग रहा था, लेकिन उसकी आभा और भी ज्यादा प्रभावशाली और मर्दाना हो गई थी। मयूरी की नजरें उस पर जम गई। यह वही था उसका सिद्धार्थ, बिना किसी टूटे हाथ पैर के बिल्कुल सुरक्षित। मयूरी ने सोचा कि वो दौड़कर उसे गले लगा लाई, रोएगी, शिकायत करेगी, लेकिन वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाई, क्योंकि सिद्धार्थ की आंखों में एक परिचित गर्माहट नहीं थी। वो उसकी गहरी काली आंखें शांत थी, इतनी शांत कि उनमें एक अजीब पन का एहसास था। वो एक भयानक प्लेन क्रैश से बचकर आया था। अपनी वाइड से इतने दिनों बाद मिल रहा था, फिर भी उसके चेहरे पर कोई भावना, खुशी, राहत नहीं थी। वो बस वहां खड़ा रहा, एक अजय पर्वत की तरह। फिर मयूरी ने उसे देखा। सिद्धार्थ के ठीक पीछे एक महिला खड़ी थी। कोई साधारण महिला वो थी नहीं। उसने ग्रे रंग की छोटी चमड़े की जैकेट और टाइट ब्लैक पैंट पहनी थी। उसका शरीर किसी प्रशिक्षित योद्धा, स्पेशल एजेंट जैसा था। वो बड़ी खूबसूरत भी थी, लेकिन उसकी सुंदरता में एक बर्फीली ठंडक थी। उसके हाथ पीछे बंधे थे। वो एक बॉडीगार्ड की मुद्रा में खड़ी थी। उसको देखते ही मयूरी का दिल बैठ गया। तभी सारिका ने चुप्पी तोड़कर कहा, सिद्धार्थ, तुम आ गए। ये कौन है? तभी हेमराज उनके पीछे थे। उन्होंने स्थिति को संभालने की कोशिश करके कहा, सारिका, इंट्रो बाद में होगा। लेकिन हेमराज की आंखों में मयूरी के लिए एक माफी का भाव था, जिसे मयूरी ने तुरंत पढ़ लिया। ये देखकर मयूरी ने लड़खड़ाकर कदम पीछे लिया। तभी कंचन ने उसे सहारा दिया। वहीं सिद्धार्थ ने किसी के सवाल का जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें झुकी हुई थी। अपनी गंभीर और थोड़ी कर्कश आवाज ने उसे बस इतना कहा, मैं नन्हे मास्टर गुलेरिया को देखने आया हूँ। ये कहकर वो सीधे बेडरूम की तरफ बढ़ गया, मयूरी की तरफ एक बार देखे बिना। ये देखकर सारिका और कंचन स्तब्ध रह गई। तभी सारिका ने उस अजनबी महिला को देखकर कहा, ये क्या था, जो अब भी नीचे खड़ी थी? वहीं कंचन का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसने मयूरी को धक्का देकर कहा, तुम यहाँ मूर्ति बनकर क्यों खड़ी हो? वो तुम्हारा हस्बैंड है। अंदर जाओ और देखो कि चल क्या रहा है। ये कहकर कंचन ने मयूरी को लगभग धकेल कर बेडरूम के अंदर कर दिया और दरवाजा बंद कर दिया। कमरे के अंदर एम्बर रंग के लैंप में मध्यम रोशनी में सिद्धार्थ बिस्तर के किनारे बैठा था। नन्ना गुलेरिया जाग रहा था, हाथ पैर मार रहा था। सिद्धार्थ झुका और उसने नन्हे गुलेरिया का छोटा सा हाथ अपनी बड़ी हथेली में ले लिया। उसने उसे चूमा और फिर कोमल स्वर में पुकारा, नन्हे मास्टर गुलेरिया। बच्चा, जो अभी सिर्फ 2 महीने का था, अपने पापा को पहचान गया और मुस्कुराने लगा। मयूरी दरवाजे पर खड़ी ये दृश्य देख रही थी। पिता और पुत्र का ये मिलन दिल को छूने वाला था। ये देखकर उसका डर थोड़ा कम हुआ कि वो अपने बेटे से प्यार तो करता है। इसके बाद मयूरी धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने अपने नॉर्मल से पजामे पर शर्म भी आ रही थी, जबकि सिद्धार्थ इतना फॉर्मल लग रहा था। वो बिस्तर के दूसरी तरफ बैठ गई और उसने अपने बेटे का दूसरा हाथ थाम लिया। उसने धीरे से कहा, नन्हे मास्टर गुलेरिया, देखो पापा आ गए, तुम खुश हो ना? हमें पापा की बहुत याद आ रही थी।
मयूरी की आवाज कांप रही थी। उसमें से एक नई माँ और एक नई तड़पती वाइफ का सारा दर्द सिमटा हुआ था। वहीं सिद्धार्थ ने एक शब्द नहीं कहा। उसकी नजर सिर्फ अपने बेटे पर थी। तभी मयूरी ने हिम्मत जुटाई। उसने कांपते हाथ से सिद्धार्थ के चेहरे को छूने की कोशिश की। जब उसकी उंगलियां उसकी त्वचा को छू रही थी तो गर्माहट महसूस हुई। ये सपना नहीं था, ये सचमुच यही था। अभी मयूरी बोलना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से सिसकी निकल गई। उसने सिसक कर कहा, हबू, आप बहुत पतले हो गए हैं। लेकिन सिद्धार्थ ने पलक तक नहीं झपकाई। कोई प्रतिक्रिया नहीं। ये देखकर मयूरी के आंसू उसके गालों पर बह निकले। उसने सिसक कर आगे कहा, हबी, मुझे आपकी बहुत याद आई। ये कहकर उसने अपने होठों को चूमने के लिए झुका, लेकिन सिद्धार्थ ने अपना चेहरा फेर लिया। मयूरी का चुंबन हवा में रह गया और वो जम गई। ये तिरस्कार किसी थप्पड़ से कम नहीं था। तभी सिद्धार्थ ने नन्हे गुलेरिया का हाथ छोड़ दिया और खड़ा हो गया। उसने स्पाट स्वर में कहा, मैं बस नन्हे मास्टर गुलेरिया से मिलने आया था। अब मैं जा रहा हूँ। उसकी आवाज भावहीन थी और वो अपनी बात पूरी करने के बाद मुड़ा और दरवाजे की तरफ चल पड़ा। तभी मयूर ने खींचकर उसे पुकार कर कहा, सिद्धार्थ। लेकिन वो नहीं रुका। ये देखकर मयूरी बिस्तर से कूद पड़ी और तोड़कर उसके पीछे अपनी बाहों में जकड़ दिया। उसने अपने गीली गाल उसके पीठ पर रख दी। उसने सिसक कर कहा, सिद्धार्थ, तुम ये क्या कर रहे हो? मेरे साथ इतना ठंडा बर्ताव क्यों? क्या तुम्हें जरा भी परवाह नहीं कि मैं कैसे जी रही थी? तुम मुझे सजा क्यों दे रहे हो? और ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। वहीं सिद्धार्थ का शरीर तनाव में अकड़ गया। मयूरी की आंखें उसकी पीठ को भिगो रहे थे, उसे जला रहे थे, लेकिन उसने खुद को नहीं छोड़ा। तभी मयूरी ने आगे कहा, मैंने 1 महीना और 13 दिन इंतजार किया। हर पल, हर सेकंड। सबको लगा तुम मर गए, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। और अब तुम आए हो तो ऐसे जा रहे हो। क्या तुम्हें हमारा बेटा पसंद नहीं आया? क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं आई, सिद्धार्थ? वहीं सिद्धार्थ की मुट्ठी भींच गई। उसके माथे पर लकीरें उभर आए, मानो वो किसी गहरे आंतरिक संघर्ष से जूझ रहा हो। उसने एक झटके से मयूरी का हाथ अपनी कमर से हटा दिया। मयूरी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो अपने सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में धुंधलापन, लेकिन इरादा पक्का था। मयूरी ने रोकर आगे कहा, मुझे देखने दो। मुझे तुम्हारा शरीर देखने दो। तुम उस प्लेन क्रैश से कैसे बचे? तुम्हें चोट लगी? मुझे देखने दो। उसने पागलों की तरह उसके कोट के बटन खोलने की कोशिश की। उसकी उंगलियां कांप रही थी, बटन नहीं खुल रहे थे। हताशा में उसने उसकी शर्ट के पैंट के बाहर खींचा और उसे ऊपर उठाने की कोशिश करने लगी, ये जांचने के लिए कि कहीं उसके शरीर पर घाव तो नहीं। तभी सिद्धार्थ ने उसे रोकने के लिए अपनी कलाई पकड़ ली। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। उसने आखिरकार कहा, मयूरी, बस करो। उसकी आवाज में एक अजीब सी शक्ति और दर्द था। सिद्धार्थ ने मयूरी की पतली कलाई को लोहे की तरह कसकर पकड़ लिया। उसका चेहरा तनावग्रस्त था और आवाज में पत्थर जैसी शक्ति थी। उसने दृढ़ता से कहा, मयूरी, ज्यादा हंगामा मत करो। मुझे अभी काम है, मैं जा रहा हूँ। मैं कुछ दिनों में नन्हे मास्टर गुलेरिया से फिर मिलने आऊंगा। उसकी बात सुनकर मयूरी की सांसें अटक गई। उसने अपना दूसरा मुक्का उठाकर उसके कंधे पर मारा, लेकिन उसका विरोध कमजोर था। उसने भावुक होकर कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? हमारा घर तो यही है। कुछ दिनों बाद मिलने आऊंगा का क्या मतलब है? क्या तुम अब भी पापा नहीं हो? और मेरा क्या? मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? सिद्धार्थ के कंधे धातु की तरह सख्त थे। मयूर ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन उसे डर था कि कहीं उसे चोट न लग जाए। उसका गुस्सा आंसुओं में बदल गया और वो अपनी बाहें उसकी गर्दन में डालकर रोने लगी। उसने रोकर पूछा, सिद्धार्थ, आखिर हुआ क्या है? तुम्हारा रवैया क्यों बदल गया? मुझे बताओ, हम मिलकर इसका सामना करेंगे। वहीं सिद्धार्थ का शरीर उसकी बाहों में जम गया। उसने धीरे से मयूरी के हाथों को हटा लिया, लेकिन मयूरी ने हार नहीं मानी। उसने उसका चेहरा अपनी हथेलियों में थाम लिया और रिक्वेस्ट करके कहा, प्लीज मेरे साथ ऐसा बर्ताव मत करो। आज रात यहीं रुक जाओ। हम तीनों एक परिवार की तरह रहेंगे। सिद्धार्थ अभी भी चुप था, जिससे मयूरी की घबराहट होने लगी। उसने पंजों पर खड़े होकर उसके होठों को चूमना शुरू कर दिया। वो उसे बेतहाशा चूम रही थी और अपने दांतों से हल्का काट रही थी, मानो अपने प्यार से उसके दिल की जमी हुई झील को पिघलाने की कोशिश कर रही हो। उससे सिद्धार्थ के शरीर में एक सिनहन दौड़ गई। वो खुद पर काबू खोने लगा और उसके मुंह में दबी एक कुर्राहट निकली। मयूर ने उसे स्वीकृति समझा और करीब आ गई, लेकिन अगले ही पल सिद्धार्थ ने उसके कंधों को पकड़कर पूरी ताकत से खुद से दूर धकेल दिया। मयूरी लड़खड़ा गई, लेकिन उसने फिर से उसका हाथ पकड़ लिया और रोते हुए हंसकर बोली, सिद्धार्थ, तुमने मुझे याद किया ना? मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया। आज रुक जाओ, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया।
उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और दांत पीस कर कहा, मयूरी, तुम इतनी इतनी बेशर्म कैसे हो गई? बेशर्म। ये सुनकर मयूरी की आंखों में आंसू बह गए, लेकिन वो हंस पड़ी और फिर से उससे लिपट गई। उसने हंसकर कहा, तुम इतने बोरिंग क्यों हो? तुम्हें अच्छा लगता है जब मैं बेशर्म होती हूँ? वहीं से साथ की सांसें तेज हो गई। मयूरी का शरीर कोमल और सुगंधित था और एक जल सर्प की तरह जो उसे जकड़ रहा था। उसका संकल्प टूटने लगा, इसलिए उसने फिर से उसे एक बार और जोर धक्का दे दिया। मयूरी दूर जा गिरी। उसकी आंखों में अविश्वास था। उसने हैरान होकर कहा, क्या तुम सच में जाना चाहते हो? और बाहर वो औरत कौन है? सिद्धार्थ ने अपनी भावनाओं को मारकर कहा, तुम और नन्हे मास्टर गुलेरिया यहाँ रहो, मैं कहीं और रहूंगा। वो औरत मेरी सेवा करती है और मेरे साथ रहेगी। उसकी बात सुनकर मयूरी ने चौंक कर कहा, तुम्हारे साथ रहेगी? मयूरी की आवाज कांप गई, लेकिन सिद्धार्थ बिल्कुल चुप रहा, जिससे मयूरी का सब्र टूट गया। उसने हाथ उठाया, लेकर जोरदार तमाचा सिद्धार्थ के गाल पर जड़ दिया। चटाक इसी के साथ कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी बिस्तर पर लेटे नन्हे गुलेरिया ने मम्मी पापा के झगड़े को महसूस कर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। मयूरी के हाथ कांप रहे थे। उसने आंसुओं से भरी आंखों से सिद्धार्थ को देखा और अपने बेटे की तरफ इशारा करके कहा, जाओ उसे चुप कराओ, वो तुम्हारा बेटा है। सिद्धार्थ एक पल के लिए उसे देख रहा था, फिर मुड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। वो जाते हुए कमरे में बर्फीली ठंडक छोड़ गया। बाहर सारिका और कंचन दरवाजे पर खड़ी थी। सिद्धार्थ के निकलते ही उन्हें कमरे के अंदर कुछ गिरने की धीमी आवाज आई। आवाज सुनते ही कंचन ने चिल्लाकर कहा, मयूरी। चिल्लाकर वो अंदर दौड़ी। अंदर मयूरी जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसका शरीर इतना कमजोर हो गया था कि गिरने की आवाज भी भारी नहीं थी। वहीं सारिका जो पीछे आ रही थी, उसको बेहोश देखकर उसने चिल्लाकर कहा, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। वहीं नन्हा गुलेरिया जो रो रहा था, वो मयूरी बेहोश थी। घर का वारिस जा रहा था। सारिका ने बच्चे को गोद में उठाया और सीढ़ियों की तरफ भागी। सारिका ने रोकर चिल्लाकर कहा, सिद्धार्थ तुम कहाँ जा रहे हो? हम तुम्हारे इंतजार में चाहिए। मयूरी ने इतना सहा और तुम लौट कर ये कर रहे हो। वो बेहोश हो गई। वहीं हेमराज ने सारिका को रोककर कहा, सारिका उसे जाने दो। आगे से सारिका ने उसे घूर कर कहा, क्यों जाने दूं? सारिका और हेमराज बहस करने लगे। तभी नीचे बूढ़े बटलर सिद्धार्थ के रास्ते में खड़े हो गए। उसने रिक्वेस्ट करके कहा, यंग मास्टर, मैडम समझदार है, अगर आपकी कोई मजबूरी है तो उन्हें बताएं, वो मदद करेंगी। आगे से सिद्धार्थ ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, लगता है कि मेरी गैर मौजूदगी में मैडम इस घर की हेड बन गई है। उसकी बात सुनकर बटलर स्तब्ध रह गया। तभी सिद्धार्थ आगे बढ़ा, जहां विक्रम खड़ा था। विक्रम ने उसे रोककर कहा, बड़े भाई मत जाइए, भाभी अभी मुश्किल में है। सिद्धार्थ ने उसे रोकने के लिए हाथ उठाया, लेकिन तभी टप टप सिद्धार्थ की नाक से गाढ़ा गर्म खून टपकने लगा। यह देखकर विक्रम की आंखें फैल गई। उसने चिल्लाकर कहा, बड़े भाई। सिद्धार्थ ने झटका मारकर कहा, शोर मत बचाओ। ये कहकर उसने अपनी नाक ढके और तेजी से बाहर निकल गया। विला के बाहर बर्फीली हवा चल रही थी। डॉक्टर नितेश अपनी गाड़ी के पास खड़ा इंतजार कर रहा था। जैसे उसने सिद्धार्थ को बाहर आते देखा, वो समझ गया कि क्या हुआ। सिद्धार्थ लड़खड़ा रहा था। उसकी उंगलियों के बीच से खून बहकर घास पर गिर रहा था। डॉक्टर नितेश ने तुरंत उसे सहारा देकर कहा, सिद्धार्थ क्या तुम ठीक हो? सिद्धार्थ की आवाज कमजोर थी। उसने लड़खड़ा कर कहा, आओ जल्दी आओ, उसे ये सब देखने मत दो। नितेश ने उसे गाड़ी में बैठाया। अंदर मौजूद नसों ने उसे लिटा दिया। सिद्धार्थ का सिर फट रहा था। असहनीय दर्द उसकी हड्डियों को भेद रहा था। लेकिन यह दर्द शारीरिक चोट का नहीं, यह उस जादू का असर था। उसने उसके कानों में मेरी की आवाज गूंजी, अभी मुझे बहुत याद आ रही है आपकी। उसने बेहोशी में बड़बड़ा कर कहा, मयूरी, मयूरी। तभी डॉक्टर नितेश ने उसके गाल को थपथपा कर कहा, सिद्धार्थ मेरी बात सुनो, उसके बारे में सोचना बंद करो। उसे भूल जाओ और तुम्हें जीना होगा। यह वेस्टर्न हिमालय एरिया का एक प्राचीन और खतरनाक प्रेम अभिशाप था। यदि वो उस स्त्री से प्रेम करता तो उसका दिल ही उसे मार डालता। बचने का एक ही रास्ता था, प्रेम को त्यागना और उसे भूल जाना। अब क्या करेगा सिद्धार्थ? क्या मयूरी को भूल जाएगा? क्या कभी मयूरी सिद्धार्थ को पा जाएगी या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी जिद्दी बिलियनर के साथ। दोस्तों, कहानी पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें।